गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वेलकम टू वायरल एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो रिसेंटली जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ था हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में, और ये एक्ट बन गया था। और रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई किया है कि गवर्नमेंट सीएए को लागू करेगी इंडिया में। तो हम देखने जा रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कवर होगा कि व्हाट इज़ द सीएए है क्या, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि बेनिफिट्स क्या हैं सीएए के, सीएए के फ़ायदे क्या हैं, सीएए को बेनिफिट, सीएए से बेनिफिट किसको मिल रहा है। उसके बाद हम देखने जाएंगे कि वाई द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द सीएए। आपने देखा होगा कि जैसे सीएए की नोटिफिकेशन की बात हुई, आपने देखा होगा उसके आसपास कंट्रोवर्सी भी होने लगी, कई तरह के प्रोटेस्ट भी देखने को मिले, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि क्यों ये सीएए के अराउंड कंट्रोवर्सी है, क्यों प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे डज द सीएए वायलेट आर्टिकल 14। क्या सीएए आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। जो सीएए है वो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम और देखने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल मेथड क्या है सिटीजनशिप एप्लीकेशन का इंडिया में और क्या तरीके हैं जिसके तहत इंडिया में सिटीजनशिप मिलती है लोगों को। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ द सीएए। तो सीएए की बात हम करें तो सीएए इज़ एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो सीएए इज़ द अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इंडिया में जो सिटीजनशिप गवर्न होती है वो होती है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके तहत गवर्न होती है। उसमें गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट लेके आई, जिसकी वजह से कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं तीन कंट्रीज़ में, कुछ कम्युनिटीज़ है तीन कंट्रीज़ में। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपकी? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन तीन कंट्रीज़ में कुछ कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हिंदूज़ हो गए, सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, पारसीज हो गए। इनको सिटीजनशिप इंडिया में मिले और थोड़ा तेज़ मिले उनको। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, और ऐसा देखा गया है कि इन कम्युनिटीज़ के साथ वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे उनके साथ भेदभाव होता है। और वो फिर वो काफ़ी टाइम से इंडिया में आए हुए हैं, इलीगली यहाँ पे आए हुए हैं, अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पे आए हुए हैं, रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, और गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सिटीजनशिप दी जाए। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके उनको सिटीजनशिप ईजिली मिल जाए, इसके लिए उन्होंने सीएए को उन्होंने लागू किया है अभी। तो अब इसमें क्या है कि जनरली क्या होता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अगर कोई 11 साल तक इंडिया में रह रहा हो वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। लेकिन सीएए में हुआ क्या है कि अगर ये कम्युनिटीज़ अगर 6 साल से इंडिया में रह रहे हों तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इमिग्रेंट्स मस्ट हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। इन तीन कंट्री से आने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ में क्या है कि ये अगर इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर रिसाइडिंग इन इंडिया आफ्टर 6 years इंस्टेड ऑफ यूजुअल 11। जनरली 11 साल लगते हैं सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको 6 साल में ही आपको सिटीजनशिप के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो CA amends existing citizenship law to offer a fast track for undocumented immigrants from 3 neighboring countries if they belong to a specific religious minority group। तो आप समझ रहे हैं कि उनकी सिटीजनशिप अगर वो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, कौन कौन से ग्रुप से? हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी, अगर इन ग्रुप से आते हैं तो उनकी सिटीजनशिप को फास्ट ट्रैक करने का तरीका है CAA। अब देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ CAA। CAA के बेनिफिट्स क्या हैं? इट प्रोवाइड्स पाथ टू सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। तो जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं इन तीन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उनको एक पाथ प्रोवाइड करवाती है CAA। उनको एक रास्ता मिलता है जिसके तहत वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में। ऑलराइट, इट रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेसी एंड वेटिंग टाइम फॉर सिटीजनशिप, एक्नॉलेजेस द प्लाइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन नेबरिंग कंट्रीज। और ये जो क्या कहते हैं, इनकी जो हालत है दूसरी इन तीन कंट्रीज़ में,
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश हुई है वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सीएए के तहत। दूसरा ये है कि अगर आप जनरल कन्वेंशनल मेथड से जाते हो तो बहुत तरह की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, जैसे बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उन सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है सीएए के तहत इन रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए। The CA argue that it offers a lifeline to persecuted religious minorities who have fled violence and discrimination in neighboring countries. ये वो लोग हैं जो कि वहाँ पे वायलेंस या फिर क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए और फिर वहाँ से वो भाग के इंडिया में शरण लेने के लिए आए, और उनकी जो एप्लीकेशन है उसको ईज़ करने के लिए CA गवर्नमेंट लेके आई है। अब आ जाती है बात कि वाई द कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी किस चीज़ की है? तो आपने देखा होगा कि जैसे ही पिछली बार भी 2019 में जब गवर्नमेंट सीए लेके आई थी, आपने देखा होगा उसके बाद बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुए। इवन ऐसा हुआ कि उस टाइम आपने देखा होगा कि 2020 में दिल्ली राइट हुए। जो दिल्ली राइट हुआ था वो भी कहा जाता है कि सीएए की वजह से ही हुआ था, और आपने देखा उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन लग गया और फिर सीएए की बातें ख़त्म हो गई, तो उसके बाद दोबारा से जैसे ही गवर्नमेंट को लेके रूल नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने, उसके बाद फिर आपने देखा कि बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुए और कुछ आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी चल रही है। तो क्या कंट्रोवर्सी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ आर्ग्यूड दैट सीएए's एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स हैज़ बीन अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो ऐसा कहा जाता है कि सीएए में उन्होंने मुस्लिम को एक्सक्लूड किया है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कंट्रोवर्सी की। तो और देखने की कोशिश करते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू इट गोज अगेंस्ट इंडिया सेक्युलर प्रिंसिपल एंड अनफेयरली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो इंडिया का सेक्युलर प्रिंसिपल है, जैसे कहा जाता है कि इंडिया की सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सबके साथ एक तरह की ट्रीटमेंट होती है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है। तो वहाँ पे क्यों इन्होंने ये जो 6 कम्युनिटीज़ ली है इसमें इन्होंने मुस्लिम्स क्यों नहीं लिए हैं? हाँ, तो क्रिटिक्स का कहना है कि इंडिया का जो सेक्युलर प्रिंसिपल है ये उसके अगेंस्ट है, जहाँ पे इंडिया हर कम्युनिटी को एक तरह की ट्रीटमेंट देने की बात करता है, इक्वल फ्रीडम और इक्वल राइट देने की बात करता है। वहाँ इन्होंने मुस्लिम्स को जो एक्सक्लूड किया है दैट इज़ अगेंस्ट इंडिया सेक्युलर प्रिंसिपल। ऐसा कहना है कुछ लोगों का जिनको लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग। और दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ पे सीए को एनआरसी के साथ लिंक किया जाता है। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इनका कुछ लोगों का ये मानना है कि जब सीएए एनआरसी के साथ लिंक हो जाएगा तो उसके बाद कुछ लोगों की हो सकता है कि उनकी सिटीजनशिप चली जाए। बट जिसको गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया से अभी क्लैरिफाई किया, गवर्नमेंट ने कहा कि ये दोनों में किसी तरह का लिंक नहीं है, देयर इज़ नो लिंक बिटवीन सीए एंड एनआरसी। तो जो लोग इंडिया में ऑलरेडी रह रहे हैं वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो मुस्लिम हों, वो सिख हों, पारसी हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी रिलीजन के हों, अगर वो इंडिया में ऑलरेडी रह रहे हैं, ऑलरेडी दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उन्हें किसी भी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सिटीजनशिप किसी भी तरह से ली नहीं जा रही है। रादर देन ये इसमें एक्सक्लूजन नहीं है। ऐसा कहना है कि इसमें किसी तरह का एक्सक्लूजन नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडिया में सिटीजन्स हैं उनके साथ तो वो दे आर इक्वल विद लाइक अदर कम्युनिटीज़, दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह ही हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये तीन कंट्री से जो रिलीजियस तौर पे डिस्क्रिमिनेटेड पीपल हैं, जो कि क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो पीपल है, वहाँ के मेजॉरिटी है वो दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे, तो उनमें से हुआ है कि लिमिटेड इंक्लूजन हुआ है। जो वहाँ पे वहाँ से निकल के आए हैं, जिनके साथ वायलेंस हुआ, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बस ये उनको सिटीजनशिप देने की बात हुई है। ऑल राइट, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि डज सीए वायलेट आर्टिकल 14, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि सीए आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। तो आर्टिकल 14 क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 14 इज़ राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 का कहना है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में रिसाइड कर रहा है तो उसके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट हो। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि दिस इज़ ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, दिस इज़ फॉर एवरीवन हु हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया। ऑल राइट, तो उनके ऊपर ये आर्टिकल 14 लागू होता है। लोगों का कहना है क्रिटिक्स सीए हैज़ वायलेटेड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स ऑफ इक्वल राइट्स बिफोर द लॉ फॉर एवरीवन रिसाइडिंग विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हर किसी के साथ हर किसी के ऊपर आर्टिकल 14 लागू होता है। हाउएवर द गवर्नमेंट डिफेंड्स सीए साइटिंग रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ी समझने की कोशिश हम करते हैं ज़रा इसको कि क्या वाकई ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है इसमें। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो ऐसा होता है कि आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को आप एक तरह की ट्रीटमेंट देते हो, रादर इसमें क्या होता है कि सिमिलर ट्रीटमेंट मिलती है टू द पीपल जो जिनके सिमिलर सर्कमस्टांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो लोग हैं, अगर उनके सिमिलर सर्कमस्टांसेस नहीं हैं तो हम उन्हें सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है जो कि डिसेबल्ड है और एक पर्सन है जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है,
तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमें कुछ रिजर्वेशन देनी पड़ेगी डिसेबल्ड पर्सन के लिए जिसकी वजह से उसे कुछ एक्स्ट्रा लाभ हो सके। तो यही चीज़ यहाँ पे आती है कि जो पीपल जो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं, दे आर द पीपल दे ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड। अगर आप इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में अदनान सामी आए, उन्हें सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है, तो सिटीजनशिप उन्हें मिल गई, बट ही इज़ नॉट सिमिलर टू द पीपल हु हैव फ्लेड पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड दे आर ट्राइंग टू गेट सिटीजनशिप इन इंडिया। वो वहाँ से इसलिए भाग के आए क्योंकि उनके साथ वायलेंस उन्हें फेस करना पड़ा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है। इवन वहाँ की जो स्टेट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो भी क्या कहते हैं, जो इस्लाम है और मुस्लिम है उसको वहाँ का ये स्टेट रिलीजन मानते हैं। इस वजह से यहाँ पे आया। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों दोनों पीपल के जो सर्कमस्टांसेस हैं सिमिलर नहीं हैं, इसलिए उनको एक रीजनेबल तौर पे उनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है और उसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा सकते हैं जो उसमें पिछड़ रहा हो। ऑलराइट, तो इसमें ये चीज़ है। दूसरी चीज़ में एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मुस्लिम्स को हमने एक्सक्लूड किया है, तो मुस्लिम को इसमें एक्सक्लूड किया, तो इसका एक और ये भी कहना है इसमें कि मुस्लिमों को एक्सक्लूड नहीं किया है, रादर हमने इसमें कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया है। और अभी भी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसके तहत कोई भी एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, ही कैन कम इंडिया एंड कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय द 1955 एक्ट। तो अभी भी वो चीज़ हटी नहीं है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, तो नहीं है, क्योंकि रीजनल तरीके से रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, उसके आधार पर हम कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं। सेकंड चीज़ कि अभी भी आप CAA के तहत कुछ कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, उनकी सिटीजनशिप को थोड़ा फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर कोई और पर्सन है, किसी और कम्युनिटी से आता है, लाइक ज्यूज़, मुस्लिम्स, एनी अदर कम्युनिटी, उसे लगता है कि सिटीजनशिप एप्लीकेशन उसे डालनी चाहिए, वो चाहता है इंडिया में सिटीजनशिप लेना, तो ही कैन अप्लाई फ्रॉम कन्वेंशनल पाथ और ट्रेडिशनल पाथ। तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेशन इन इंडिया। अब इंडिया में कन्वेंशनल मेथड क्या है सिटीजनशिप के? तो इंडिया में सिटीजनशिप जो गवर्न होती है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके तहत गवर्न होती है, ठीक है। तो देयर आर सेवरल एग्जिस्टिंग वेज बाय अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया। तो अगर किसी का जन्म इंडिया में होता है या फिर उसके पेरेंट्स इंडियन डिसेंट के हैं, अगर उसकी शादी इंडियन सिटीजन से हुई है या फिर बहुत लंबे वक्त से इंडिया में वो रिसाइड कर रहा है, तो CAA ऑफर्स अ न्यू एक्ट, तो वो इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके तहत अगर ये चीज़ें हैं, लंबे वक्त से यहाँ पे रह रहा है, उसकी पेरेंटेज है, उसका बर्थ हो गया है और वो 11 ईयर से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, तो ही कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया। दिस इज वैलिड फॉर एनी पर्सन हु कम्स फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्रीज, रादर देन ऐसा नहीं है कि जस्ट वो इन 3 कंट्री से आए, किसी और कंट्री से भी आके यहाँ पे रहता है तो वो ही कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ऑलराइट, और CAA के तहत जस्ट सिटीजनशिप को एक्सपेडाइट किया गया है, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई गई है। जहाँ पे लोगों को पहले 11 ईयर्स के बाद आप क्या कहते हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे, यहाँ पे वो 6 ईयर्स के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए और इस पर फीडबैक दीजिए, और जिस तरह के कमेंट आएंगे उस तरह से हम और वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।